पर वोटिंग है और उस वोटिंग से पहले मेरे हाथों में आज का ये अखबार है। आपके घर कौन सा अखबार आता है? अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण। क्यों ये दिखा और बता रहा हूं, बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या नवभारत टाइम्स या कोई और। हर अखबार में क्या है आज? हर अखबार में आज पूरे पन्ने, पहले पन्ने पर बीजेपी ने जो कल मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो का नाम दिया लोक कल्याण संकल्प पत्र। हर अखबार के पहले पन्ने पर, पूरे पन्ने पर लोक कल्याण संकल्प पत्र है। इसमें क्या है, क्यों है, क्या ऐसा है जो पहले भी कहा गया नहीं हुआ, वो बताने से पहले अगर मैं अखबारों में छपे इस विज्ञापन को कहूं तो पैसा बोलता है। चुनाव में पार्टियां तो और भी चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन है, सपा है, आरएलडी है, बसपा है, कांग्रेस है, लेकिन किसी के खजाने में, किसी की जेब में इतना पैसा नहीं कि हर अखबार में 6 महीने से विज्ञापनों की भरमार है। 6 पन्ने, 5 पन्ने, 4 पन्ने और पेड परिशिष्ट, जिसको मीडिया इनिशिएटिव कहा जाता है। और आज पूरे पन्ने के विज्ञापन, होर्डिंग पोस्टर तो आप लगातार महीनों से आप देख पा रहे होंगे। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी इतना यही है कि प्रचार तंत्र के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, अखबारों के जरिए इतनी बातें आपके जहन में पैबस्त कर दें कि आपको लगे कि बीजेपी से ज्यादा लोक कल्याणकारी कोई पार्टी नहीं। अब इस विज्ञापन में क्या है और क्या ऐसा है जो पहले भी बीजेपी कह चुकी है, वो बताने से पहले बताऊं पैसा क्यों बोलता है। मैंने कहा क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसे सबसे अधिक चंदा मिलता है। बीजेपी वो पार्टी है जिसे सबसे अधिक गोपनीय जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पैसा मिलता है वो मिलता है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो बीते 5 सालों में देश में बहुत समृद्ध पार्टी हुई है। बीजेपी ही वो पार्टी है जिसका चंदा 10 गुना बढ़ा है। चंदे की बात करके उसके बाद बताऊंगा इस विज्ञापन में क्या ऐसा है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, और क्या ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 के चुनाव के पहले बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बोला, बीजेपी के नेताओं ने योगी समेत 2017 में बोला, और वो नहीं हुआ 5 साल में। और आज सबसे बड़ा वादा फिर अखबार के पहले पन्ने पर क्या है, उससे पहले जरा आपको बताएं। एडीआर और बीजेपी ने जो अपना ऑडिट रिपोर्ट सौंपी थी उसके मुताबिक 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2,500 करोड़ बीजेपी को मिले, बीजेपी की आमदनी हुई, जबकि 2018-19 में सिर्फ 1,450 करोड़ थे। यानी 2019-20 में 76% का इजाफा हुआ। एक बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं। एडीआर के मुताबिक 17-18 में और 19-20 में मान्यता प्राप्त दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6200 करोड़ मिले। सबसे ज्यादा 68% बीजेपी को मिले अकेले। बाकी जो दल पार्टियां हैं उनको उस 68% के बाद जो पाई बची 32%, उसमें बीजेपी को अकेले 4,500 करोड़ मिले। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड कॉर्पोरेट देता है, एसबीआई के बैंकों से बॉन्ड खरीदता है, नाम गोपनीय रखा जाता है। जिस पार्टी को, सत्ताधारी दल को कोई कॉर्पोरेट अगर ये कहना चाहता है, उपकृत करना चाहता है, तो वो पैसा देता है। इसके अलावा जो बाकी 20,000 से नीचे की रकम जिसका कोई हिसाब देना जरूरी नहीं है वो, और 20,000 से ऊपर की रकम जिसको आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ऐसी इतना पैसा बीजेपी को मिला है। जिले में बीजेपी के दफ्तर खुले हैं बीते 5 सालों में। छोटे शहरों में मैंने 3 मंजिला 5 मंजिला दफ्तर देखा है जमीनें खरीद कर। तो समझ सकते हैं बीजेपी के मुकाबले किसी भी दल को चुनाव में लड़ना, उतरना और बीजेपी के प्रचार तंत्र का सामना करना कितना मुश्किल है, आज के अखबार से आपको पता चलेगा। चैनलों पर विज्ञापन आप लगातार देख रहे होंगे, हर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का विज्ञापन है। पैसा पूरी तरह से झोंका गया है ये बताने के लिए कि राम राज्य बीजेपी ही लेकर आ रही है, राम राज्य बीजेपी ही लेकर आ सकती है। और बीजेपी ने क्या क्या किया, अब आते हैं जिसका जिक्र कर रहा था। पहला पन्ना अमर उजाला का उठाते हैं और साथ में आपको यह बता दें कि वैसे कल जो वोटिंग है पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर, जिसमें 11 जिले हैं, और उन 58 सीटों पर अगर हम एक बार अगर जिलावार देखेंगे कहां कौन मजबूत है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा विज्ञापन पर। ये पहला विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का पहला हिस्सा क्या है? विज्ञापन मतलब मैनिफेस्टो। पहला हिस्सा क्या है? सभी किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त।
उसके बाद क्या है, गन्ना किसानों को, ये सब चुनाव के समय याद आ रहा है, किसान याद आ रहे हैं, गन्ना किसान याद आ रहे हैं, वही किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर 12 महीने बैठे थे, मवाली, चीनी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, मुट्ठी भर, जिन्होंने झुकाया सरकार को, आज सरकार को किसान याद आ रहे हैं। गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान और देरी से भुगतान के लिए, होने वाले भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूल करके गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान की व्यवस्था। अब ये आज मैनिफेस्टो का हिस्सा है, कल जो जारी हुआ और आज अखबार में छपा है, 14 दिन के भीतर भुगतान। अब 14 दिन के भीतर भुगतान, ये गन्ना एक्ट कहता है, ये देना अनिवार्य है और भुगतान नहीं होने पे गन्ना किसानों को ब्याज दिया जाना चाहिए जो विलंब हुआ उसमें। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज के विज्ञापन के संदर्भ को देखते हुए ऐसा लगेगा जैसे ये वादा किया है अब हो जाएगा। सवाल ये उठता है, एक वीडियो सुनाऊंगा, ऑडियो को गौर से सुनिए, ये ऑडियो सुनिए आप, आवाज तो आप पहचानते होंगे। ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी, माफ करिए शायद दूसरा वीडियो है, होल्ड करिएगा। गन्ना चला जाए, गन्ना चला जाए, मिल में उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही के वैसा रह जाए, ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह भाषण 2017 के चुनाव के ठीक पहले का है, जब उन्होंने यही बात कही थी कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, चीनी बेचकर और खाकर लोग मोटे हो जा रहे हैं, हमारे गन्ना किसान ऐसे हैं, ऐसे रह गए, वैसे के वैसे, ये अब नहीं होगा। लेकिन 5 साल बीत गए। यूपी सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने ऐसे गन्ना किसान हैं और कितनी मिल है जिन्होंने 14 दिन में भुगतान 5 साल तक किया। हजारों करोड़ का बकाया, अभी भी 5 दिन से कुछ मिलों का 7 दिन में भुगतान हुआ, क्योंकि एक माहौल बन गया, गन्ना किसानों की नाराजगी से यूपी सरकार पर दबाव बना। और पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च का कुछ भुगतान अभी हुआ है, कुछ मिलों पर अभी भी बाकी है और 1 साल 1.5 साल तक विलंब हुआ। अब बात आती है, यूपी सरकार दावा करेगी कि करती है 1.5 लाख करोड़ भुगतान किया और हमने सबसे अधिक किया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, और जो बीजेपी समर्थक हैं ये देख के ये भी कहेंगे पहले की सरकारों में क्या हुआ, मायावती में क्या हुआ, अखिलेश में क्या हुआ। सवाल यह है, पहले की सरकारों ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिली। आप ये कहकर आए थे कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं तो सूद देंगे, ब्याज देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा, और अगर नहीं हुआ 5 साल तक तो आप अपना हिसाब दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, आप अखिलेश और मायावती ने क्या किया क्या नहीं किया ये बताकर बच नहीं सकते। दूसरी बात, गन्ना किसानों को गन्ना की कीमतें 5वें साल में 25 रुपए बढ़ी, मतलब 5 रुपए सालाना, जो अखिलेश यादव के राज में इससे ज्यादा और मायावती के राज में सबसे अधिक कीमतें गन्ना की बढ़ी थी, मायावती के राज में 2007 से 2012। तो एक तो ये वादा जो 5 साल में नहीं किया, वही वादा फिर लेकर आए। उम्मीद है कि अगर सरकार बनी, किसकी बनेगी 10 मार्च के बाद, देखना होगा कि इस वादे पर कौन पूरा उतरता है। यही बात अखिलेश यादव ने भी कहा है कि 15 दिन में हम भुगतान करेंगे, इन्होंने 14 दिन का। अब इसके बाद दूसरा इसमें क्या है वो बताने से पहले एक और बात, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में सबसे बड़ा वादा क्या किया था, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी होगी। 2022 का 1 महीना बीत गया, अब हम फरवरी में हैं, आज 9 तारीख है, मतलब आज तक में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जानी चाहिए थी। नहीं कुछ तो 40% किसान, 50%, 60%, 25%, कुछ तो सैंपल होता कि देश में इतने किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री ने जो कहा था उस ऐलान के मुताबिक दोगुनी हुई। मुझे ऐसा किसान नहीं मिलता है जिसकी आमदनी सरकार की नीतियों की वजह से दोगुनी हो गई। यह अलग बात है कि सरकार ने जो 5 साल पहले कहा, 6 साल हो गए बल्कि,
उसके बाद से बीते 2 साल से कोई इस पर जोर नहीं है। और इस विज्ञापन में तो यह होना चाहिए कि हमने जो कहा वो कर दिखाया। पहले और अब का फर्क जो विज्ञापन में देते हैं, पहले और अब, वो फर्क इसमें आना चाहिए था कि 2016 में गन्ना किसानों की आमदनी जो थी 2022 में हमने कैसे दुगनी की। लेकिन इस पर कोई जिक्र नहीं, न इसमें बीजेपी के संकल्प पत्र में, न बीजेपी के किसी नेता के भाषण में, न किसी बयान में, न किसी रैली में, क्योंकि हुआ नहीं। तो एक बड़ा वादा, झूठा वादा, झुनझुना, लॉलीपॉप, जो भी कहें, एक वो। उसके बाद दूसरी बात इसमें क्या है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद को और मजबूत करेंगे। और मजबूत करेंगे, एक बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, ये किसान मांग कर रहे हैं। आंदोलन खत्म जब हुआ तब भी ये हुआ कि इसके लिए कमेटी बने और ये गारंटी हो एमएसपी पर खरीद की। सवाल ही नहीं है वो होने का। और ये झुनझुना फिर से। और यूपी ऐसा सूबा है 18 से 20% फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर खरीदी जाती है, धान और गेहूं। कुछ में ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन बाकी जो 1975 अगर कीमत है गेहूं की, तो किसान 1400-1500 औने पौने भाव में बेचता है। और ये सर्वविदित तथ्य और सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। फिर ऐसी बात करने का मतलब क्या है। अब बात आती है रोजगार, एक बड़ा सवाल। इसमें फिर रोजगार का जिक्र है। रोजगार का जिक्र है कि कैसे आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या जिक्र है, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार का अवसर होगा। अब यहां पर आते हैं, हर परिवार में एक रोजगार और स्वरोजगार का अवसर। मैंने कई बार बात की है, यूपी सरकार दावा करती है कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां 5 साल में दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर कोई मीडिया या किसी की नजर नहीं जाती है, 6 महीने पहले से, अगस्त सितंबर से अखबारों में लेख, जो प्रायोजित लेख होते हैं और विज्ञापन और लेख के जरिए ये बताया गया, मैंने कई बार उस पर वीडियो किया, कभी कहा गया कि एमएसएमई सेक्टर के जरिए हमने स्वरोजगार और रोजगार 3.25 करोड़ को दिए, कभी कहा गया 3 करोड़ को दिए, कभी कहा 2 करोड़ 60 लाख युवाओं को दिए, कभी 2.5 करोड़ युवाओं को दिए। वो सारे आंकड़े कहां से आए और कहां गायब हो गए। अब आज दावा ये होना चाहिए ना कि हमने 3.25 करोड़ को रोजगार दिए, लेकिन वो आंकड़े बार बार बदलते रहे, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि और तस्दीक नहीं हो सकती है कि 3.25 करोड़ को अगर आपने रोजगार दे दिए, 3 करोड़ को रोजगार दे दिए, ये सारे अखबारों में छपे हुए मेरे वीडियो में है, तो फिर तो यूपी में कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए था। हर घर में रोजगार होना चाहिए था, क्योंकि 24 करोड़ आबादी है और उसमें 3.25 करोड़ को दे दिया। अब दावा फिर कर रहे हैं कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार का अवसर। स्वरोजगार पकौड़ा योजना भी है। वो अवसर, किसी को नौकरी ना मिले तो आप ठेला लगा ले, खोमचा लगा ले, वो इनके खाते में दर्ज हो जाता है। जैसा मोदी जी जी न्यूज के इंटरव्यू में कह चुके, जी न्यूज के बाहर कोई पकौड़ा बेचता है, 200 रुपए कमा कर जाता है, तो वो भी एक रोजगार है। खैर, तो ये है। अब इसको गौर करिएगा कि रोजगार के दावे लेकर फिर बीजेपी आई है। उसके बाद इसी तरह के कुछ और दावे हैं जो बीजेपी यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख के रोजगार के अवसर, मतलब हवाई बातें इतनी हैं, इतनी हवाई बातें हैं जिसका कोई क्रॉस एग्जामिन करे तो पता चले कि 5 साल में आपने क्या किया और अब आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं। लेकिन पैसा बोलता है। पैसा अगर है तो अखबार में ऐसे भरे हुए विज्ञापन है। सवाल ये उठता है कि जो वोटर कल वोट देने वाला है या 4 दिन बाद 14 फरवरी को वोट देने वाला है, क्या इन विज्ञापनों को देकर वोट देता है? मैं फिर कहूंगा इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कल समाजवादी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी बहुत सारे हवाई वादे हैं। उन वादों को पूरा करना भी आसान नहीं है, कोई सरकार आएगी तो, लेकिन वो विपक्ष में है, 5 साल से विपक्ष में है, इसलिए मैं उनका जिक्र आज नहीं कर रहा हूं। मैं उनका कर रहा हूं जो 5 साल से सत्ता में है सूबे की, प्रदेश की, और 7.5 साल से सत्ता में है देश की, और जिन्होंने राम राज्य और अच्छे दिन के वादे किए थे, बड़े बड़े वादे जिनके किए, पहले उनका क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए। अब रहा कल के चुनाव की बात। जो कल चुनाव होना है दोस्तों, वो यूपी के 11 जिलों में कल चुनाव है, और उसमें 11 जिले कई मायनों में बहुत अहम हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी वो इलाका है। और पहले दौर की बात करें, बार बार हम लोग अपने वीडियो में बात कर चुके हैं कि 58 सीटों में से 53 बीजेपी को मिली थी। 58 में 53 स्ट्राइक रेट देखिए। और उसमें यूपी के कई जिले हैं जहां सभी की सभी सीटें बीजेपी को मिली थी पहले और दूसरे दौर में। पहले दौर में आगरा 9 के 9 सीटों पर बीजेपी, मथुरा 5 सीट में 4 बीजेपी, 1 बसपा को मिला था, को सीट मिली थी। वैसे ही अगर देखेंगे गाजियाबाद 5 सीट
सारी सीट बीजेपी, नोएडा 3 सीट सभी सीट बीजेपी, बुलंदशहर 7 सीट सभी सीट बीजेपी, मुजफ्फरनगर 6 सीट सभी सीट बीजेपी। तो ये जो बीजेपी की आंधी चली थी, पहले दौर के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, उस आंधी को अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन कितना थामेगा, इससे बहुत कुछ तय होगा। और बाकी दूसरे दौर, पहले दौर में कई मंत्री, बीजेपी के 9 मंत्री हैं जिनका पहले दौर में वोटिंग होनी है। सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, दिनेश खटीक, अतुल गर्ग, अनिल शर्मा, श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये सारे लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं, पहले दौर का जहां चुनाव हो रहा है। लेकिन जो बार बार एक आकलन और कैलकुलेशन होता है कि दलित का रुख कितना गठबंधन और बीजेपी की तरफ होता है, क्योंकि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां दलितों की आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख तक है, और जाट और मुस्लिम, इस पर भी बहुत बार विश्लेषण किया जा चुका है कि यूपी में, पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी लगभग 17% है। 35 से 40 सीटें ऐसी हो सकती है जहां जाट और मुस्लिम के वोटों की बहुतायत अगर बीजेपी के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में है, तो बीजेपी को बड़ा झटका पश्चिमी यूपी के पहले 2 दौर में लगने वाला है। पहले दौर और दूसरे दौर में एक फर्क भी है। पहले दौर में बीजेपी की स्ट्राइक रेट जो 55 सीट है, 58 सीट है, उनमें 53 मतलब ज्यादा। लेकिन दूसरे दौर का जहां चुनाव है, 55 सीटें जहां हैं, वहां बीजेपी को ऐसे भी पिछली बार कुछ नुकसान हुआ था। 38 सीटें बीजेपी जीती थी, 15 समाजवादी पार्टी, 2 कांग्रेस। और पश्चिमी यूपी की कुल बात करें तो 136 सीटें हैं पश्चिमी यूपी में, जिसमें 109 सीटें बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी 21, बीएसपी 2 और कांग्रेस को। अब यहीं से पूरब की दिशा तय होनी है, यहीं से यूपी की दिशा तय होनी है, क्योंकि सबसे अधिक आक्रोश की तस्वीरें बीते 6 महीनों के दौरान या 1.5 साल के दौरान या किसान आंदोलन के दौरान यूपी की अगर बात करें तो पश्चिम से उठी है। क्योंकि किसान आंदोलन में भी सबसे अधिक नुमाइंदगी पश्चिम यूपी की रही, और उसमें जाटों की बहुत नुमाइंदगी रही, कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो यहां से जो तय होना है वही फिर पूरब में कितना जाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां बीजेपी बहुत बड़ी गेनर रही। अब जो बार बार मैं अपने वीडियो में मैं जिक्र करता हूं, जातिगत आधार पर समझने की कोशिश करते हुए, गैर ओबीसी जातियां, गैर जाटो एससी, उसमें कितना टूटन है, उसमें कुछ टूटन है, लेकिन कितना टूटन है कि बीजेपी इस 53 सीट से 25 पे जाती है, 28 पे जाती है, 30 पे जाती है, 32 पे जाती है, या 15-10 पे जाती है, ये मुझे लगता है अभी समझने और नतीजों के इंतजार करने का वक्त है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को पहले दोनों दौर में पश्चिम में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिलावार बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर, जहां चूंकि मुजफ्फरनगर में 7 के 7 माफ करें सभी सीटें, 6 की 6 सीटें बीजेपी की थी। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त है, बीजेपी के लिए 1-2 सीट जीत पाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे ही शामली, वैसे ही मेरठ भी बीजेपी पिछली बार सिर्फ 1 सीट हारी थी, वहां भी बीजेपी को बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा जाट, थोड़ा दलित, थोड़ा मुस्लिम, वो फैक्टर सपा के गठबंधन के पक्ष में है। बागपत में भी छपरौली, बड़ौत और 3 विधानसभा कुल है बागपत में, छपरौली, बड़ौत और बागपत, वहां भी जाटों की बहुतायत है, बीजेपी मुश्किल में है। ऐसे ही हापुड़ और बाकी जो पहले दौर के जहां चुनाव है, बुलंदशहर में बीजेपी 6 की 6 सीट जीती और काफी मार्जिन से बुलंदशहर में जीती थी। बुलंदशहर इस पहले दौर में अगर बात करें तो अगर सबसे कुछ मजबूत स्थिति दिखती है तो बुलंदशहर में दिखती है बीजेपी की, और अलीगढ़ में दिखती है, इसलिए क्योंकि वहां उस तरह से जो पश्चिम में जाट हैं वो जाट नहीं है, और अगर बुलंदशहर के जाट हैं तो मेरा अपना आकलन है कि इधर के मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली के जाट और बुलंदशहर के जाट में थोड़ा ज्यादा डिवीजन है। इधर ज्यादा आरएलडी बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है, और बुलंदशहर की तरफ जाटों में मैंने थोड़ा डिवीजन देखा है। कुल मिलाकर स्थितियां पहले दौर में सपा आरएलडी गठबंधन के लिए पाने की है और बीजेपी को नुकसान करने की है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा, कल चुनाव है, देखता हूं कल कहां रहूंगा, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।